हेलो नमस्कार साथियों। दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को जो है पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं क्लास के बारे में। रोजाना जो है क्लास हमारी शाम के 7 बजे दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। आप जो हमारे साथ जुड़ना और क्लास का जो है लुत्फ उठाना, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और उस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहाँ पर आप जो है हमारे साथ जुड़ जाना। आपको जो है ये क्लास की पीडीएफ, यहाँ पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा और टाइप किया हुआ नहीं, आपको जो है ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाल देंगे। जो भी टाइप किया हुआ कंटेंट है, और अगर आप विस्तार से हमारे साथ और विस्तार से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो, तो फिर हमारा वो पेड कोर्स हमने जो है लॉन्च कर रखा है, ठीक है। लेकिन आप जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, मैं आपको एकदम विस्तार से हर एक चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो हम पढ़ते हैं, देखिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को। देखिए कि हम बात करें, आपको पता है कि भारत देश में हमारा जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो अवधारणा होती है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण में निहित होती है। आपको पता है कि भाई लोकतंत्र की परिभाषा ही हमारी होती है जनता के लिए, और जनता के द्वारा किया गया शासन हमारा लोकतंत्र होता है। तो इस प्रकार आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर किसी भी देश में लोकतंत्र है तो फिर वहाँ की सरकार को जो है जनता की भागीदारी को शासन में उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। किसमें मतलब शासन में जो है जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कदम हमारे सरकारों को उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जनता को जो है यहाँ पर शासन में भागीदारी के बढ़ाने के लिए और जन भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करना होगा सरकार के द्वारा। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, इन्होंने भी जो है ग्राम स्वराज की जो है एक अवधारणा दी है। और ग्राम स्वराज की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारे जन साधारण की भागीदारी से संबंधित है, यानी शासन में जो है जनता की भागीदारी को बढ़ाने से ही संबंधित है। तो इसमें हम बात करें तो हमें जो है स्थानीय निकायों में दो तरह के स्थानीय निकाय देखने को मिलते हैं, तो हमारे पंचायती राज और दूसरे हमें नगरीय स्वशासन। तो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, यानी जो ग्राम में जो जनता रह रही है, गाँव में जो जनता रह रही है, उनको जो है उनको शासन में भागीदार बनाने के लिए आपको पता है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है नागौर जिले के बगदरी गांव से जो उन्होंने पंचायती राज शुरू किए थे, ठीक है, पंचायती राज की नींव डाली थी। और वैसे जो अगर मैं बात करूं जो नगरीय निकायों के संबंध में, यानी जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है, हालांकि नगर पालिका ये जो शब्द हैं ये आपको ब्रिटिश इतिहास में भी देखने को मिल जाएंगे, यानी जो भारत पर जो उन्होंने राज किया हमारे ब्रिटिशर्स ने, उनके इतिहास में हमें जो है देखने को मिलता है यह शब्द। आपको पता है कि 1864 में जो है हमारे माउंट आबू में पहली नगर पालिका स्थापित की गई थी राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जो पहली नगर पालिका माउंट आबू में स्थापित की गई थी, लेकिन उनका जो है उद्देश्य, जो आज का उद्देश्य है, जो आज नगरीय निकायों की स्थापना की जाती है, जो आज का उद्देश्य, उनका वैसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो केवल अपनी, एक तरीके से बात करूं, भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए और भारत पर जो नियंत्रण है उसको सुचारू रूप से जो है जारी रखने के लिए, उनको जो प्रशासनिक सुविधा के लिए उनको जो है ऐसी निकायों की जरूरत पड़ी थी। तो इसलिए उन्होंने जो है नगर पालिका की स्थापना हमारे यहाँ पर भारत में की थी। और उनका उद्देश्य जो जनता की भागीदारी को जो शासन में बढ़ाना है, यानी शासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये देखिए कि हम जो बात करें तो हमारे राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात, हमारे भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसके पश्चात जो है नगर पालिकाओं के लिए क्या कुछ अधिनियम बनाए गए थे, क्या कुछ रेगुलेशन के लिए जो नियम वगैरह तय किए गए थे। तो देखिए कि हम बात करें तो 1951 में हमारा जो है एक अधिनियम बना था, 1951 में, और उस अधिनियम का नाम था राजस्थान नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका नहीं, एक मिनट, राजस्थान कस्बा नगर पालिका, राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम। आप भी लिखिए साथ में, ठीक है, कस्बा नगर पालिका अधिनियम। और ये 1951 में बनाया गया था हमारा, 1951 में।
उसके पश्चात आपको पता है कि 1951 में जो हमारा राजस्थान का विधिवत गठन नहीं हुआ था और 1 नवंबर 1956 को जो है हमारा राजस्थान बना था। तो उसके पश्चात मित्रों राजस्थान में जो है एक नया अधिनियम बनाया गया था नगर पालिकाओं के लिए, और वो अधिनियम था हमारा राजस्थान नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। कब बनाया गया था? 1959। और इस अधिनियम ने लगभग 50 वर्षों का, यानी एकदम पूरे 50 वर्षों का जो उसने सफर तय किया है। किस अधिनियम ने? इस अधिनियम ने। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इन 50 वर्षों में हमारे जो हैं, जो भी हमारी बात करें एक तरीके से जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारी चेंज हुई हैं, नगर पालिकाओं के लिए भी, सरकार के लिए भी और जनता के उद्देश्य के लिए भी। तो इस प्रकार जो है इन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इस अधिनियम के जो 50 वर्ष का जिसने सफर तय किया गया था, अंत में जो है इसको 2009 में निरस्त किया था। कब निरस्त किया गया था? तो इसको निरस्त करके, यानी इस जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 को निरस्त करके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके पीछे बनाने का क्या कारण था, तो यही कारण था कि भाई 1959 में इसको बनाया गया था। उस समय जो है परिस्थितियां अलग थी। तो इस प्रकार जो है हमें जो है समय के साथ कई प्रकार के संशोधन करने पड़ते हैं नियमों में, आपको पता ही है। जैसे कि भारतीय संविधान में भी हमारे जो है संशोधन होते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार जो है इस अधिनियम में भी बहुत सारे संशोधन किए गए, और मेरे हिसाब से इसकी जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था वो तो इतना सा था, और जो संशोधन थे उसमें वो इतने हो गए। तो इस प्रकार जो है ये जो है अभी इसका कोई औचित्य नहीं रहा था एक हिसाब से देखे तो इस प्रकार जो है नया अधिनियम बनाने की जो है एक तरीके से मैं बात करूं जरूरत पड़ी। तो फिर हमारा जो है नया अधिनियम बना है कब? 2009 में बना है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, इतना हमारा जो है एक सफर आपको ध्यान रखना है नियमों का। आगे देखिए, अब यहाँ पर तो बात आती है राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन भारत के संदर्भ में क्या कुछ प्रावधान है कि भाई जो हमारी नगरीय निकाय हैं, ठीक है, हम स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांट के देखते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो निकाय है, स्थानीय जो निकाय है, चाहे वो ग्रामीण लोकल बॉडीज हो या फिर मैं बात करूँ जो हमारी नगरीय जो लोकल बॉडीज हो, इनको जो है संवैधानिक दर्जा हमारे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया था। जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय भी जो है उनको संवैधानिक दर्जा उस समय उनको नहीं दिया गया था ओरिजिनल हमारे संविधान में। लेकिन मैं बात करूं उसके बाद जो है जो हमारे शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी था कि भाई ऐसे मुद्दे को हमारे संविधान में उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तभी जो है सरकारें एकदम अच्छी तरीके से उनको क्रियान्वित करेगी, अच्छी तरीके से उस पर ध्यान रखेगी। क्योंकि जब तक संविधान में उनको दर्जा नहीं था तब तक जो है हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में अलग अलग राज्यों में अपने अपने अधिनियम बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार का कोई यहाँ पर नियंत्रण नहीं था। तो इस प्रकार जो है हमारे केंद्र सरकार ने जो है कहा कि भाई हमें जो है संविधान में इसको दर्जा देना पड़ेगा, और इसके लिए जो एक लंबी प्रक्रिया रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लंबी प्रक्रिया हमारी रही है संवैधानिक दर्जा दिलवाने की। तो यहाँ पर जो है ये हमारा दिन घड़ी आ गई थी जब उनको संविधान में दर्जा मिला था इन निकायों को। तो वो जो है अगर नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो वो हमारा दिया गया है 74वां संविधान, 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत हमारे जो है संविधान में, इसके तहत हमारे संविधान में नगरीय निकाय को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये अधिनियम हमारे भारत में कब लागू हुआ था? संपूर्ण भारत में। तो संपूर्ण भारत में हमारा लागू हुआ था 1 जून 1993 को। कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को जो हमारे संपूर्ण देश में लागू हुआ। इसकी अगर मैं बात करूं इस संविधान संशोधन के तहत क्या कुछ हमारे जो है परिवर्तन हुआ संविधान में, तो इसके तहत जो है हमारे संविधान में एक जोड़ा गया भाग, और उस भाग का नाम है 9K। ठीक है, 9K। और जो है अनुच्छेद जोड़े गए, इसमें अनुच्छेद जोड़े गए हमारे। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 243 ZG,
इतने हमारे जो अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, लगभग 18 अनुच्छेद है। इतने हमारे अनुच्छेद जो हैं इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए हमारे संविधान में। और अन्य में बात करूं, हाँ अन्य में बात करूं तो इसमें जो है इसके तहत हमारे एक अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, वो है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इस संविधान संशोधन का हमें जो है एक अनुच्छेद पढ़ना होगा और वो है हमारा अनुच्छेद 243 क्यू। 243 क्यू, ये अनुच्छेद हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, अनुच्छेद 243 क्यू। देखिए अनुच्छेद 243 क्यू में जो है कुछ क्षेत्रों की चर्चा की गई है, यानी इसमें जो है कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जहां पर नगर पालिकाओं की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि हमें जो है नगरीय निकायों में त्रिस्तरीय संरचना देखने को मिलती है। मैं बात करूँ राजस्थान की, यानी राजस्थान राज्य में, तो हमें जो है नगर पालिकाओं की त्रिस्तरीय संरचना देखने को मिलती है, आपको पता है। इसमें जो मैं बात करूं त्रिस्तरीय संरचना में, एक हमें जो है नगर पालिका बोर्ड देखने को मिलता है जो हमारे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है, फिर हमें जो है नगर परिषद और फिर हमें नगर निगम देखने को मिलता है। लेकिन ये स्थापित जो है किस प्रकार किया जाएगा, ये स्थापित किन क्षेत्रों में किया जाएगा ये नगर पालिका, तो ये जो है अनुच्छेद 243 क्यू में हमें बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 क्यू में हमें 3 क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक है हमारा संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र। दूसरा हमारा क्षेत्र है लघुतर, लघुतर नगरीय क्षेत्र। तीसरा हमारा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वरीतर नगरीय क्षेत्र। अब यहाँ पर मैं बात करूँ 3 हमें क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं अनुच्छेद 243 क्यू में। अब यहाँ पर इन क्षेत्रों के अलग अलग जो है मानक निर्धारित किए गए कि भाई संक्रमणशील क्षेत्र ये होगा, लघुतर नगरीय क्षेत्र ये होगा, वरीतर नगरीय क्षेत्र ये होगा। और ये हमें जो है मानक पढ़ने होंगे कि भाई ये जो है किन आधारों पर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर संक्रमणशील क्षेत्र है, किन आधारों पर हम कहेंगे कि भाई लघुतर नगरीय क्षेत्र है, किन आधारों पर हम कहेंगे वरीतर नगरीय क्षेत्र है। तो आइए फिर यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि भाई कौन कौन से यहाँ पर मानक हमें जो है ध्यान रखने हैं। पहले हम आपको बताता हूँ मैं कि भाई कौन कौन से यहाँ पर मानक आते हैं, उसके बाद हम जो है संक्रमणशील क्षेत्र हो या फिर जो है वरीतर नगरीय क्षेत्र हो या फिर लघुतर नगरीय क्षेत्र हो, ये किस प्रकार जो है इन मानकों को पूरा करते हैं और फिर जो है यहाँ पर जो है नगर पालिकाओं की स्थापना की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो मानक आता है, हालांकि ये मानक जो है अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूँ हाल फिलहाल में जो नए मानक मैं आपको बताता हूँ कि नए मानक हमारे क्या हैं। नए मानकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे आती हैं क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की जनसंख्या। ठीक है, दूसरा हमारा जो मानक है वो है हमारा दूसरा मानक वो है हमारा जनसंख्या घनत्व है। क्योंकि गांव में तो आपको पता है कि बिखरे बिखरे से लोग रहते हैं, लेकिन शहर होने के लिए आपको जनसंख्या घनत्व अधिक चाहिए। और तीसरा हमारा जो मानक है वो हमारा मानक है कि भाई स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से, स्थानीय, पहले मैं आपको लिख देता हूं, ये स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत औसत प्रति व्यक्ति, औसत प्रति व्यक्ति आय। यानी इसमें क्या होता है कि भाई जो हमारे स्थानीय प्रशासन है उसको जो है राजस्व प्राप्ति होती है, तो राजस्व प्राप्ति का जो है स्रोत क्या होता है, यही व्यक्तियों से प्राप्त किए जाएंगे। तो हमें जो है एक व्यक्ति से कितना यहाँ पर प्राप्त होगा पैसा, यानी औसत देखा जाता है। ऐसा नहीं देखा जाएगा मतलब एक व्यक्ति से नहीं, पूरा जितना भी राजस्व प्राप्ति होती है हमें वहां से, तो फिर उस क्षेत्र की जनसंख्या को भाग देकर के हम क्या निकालेंगे, प्रति व्यक्ति निकालेंगे आय कि भाई यहाँ हमें प्रति व्यक्ति हमें इतना प्राप्त हुआ। तो इस पैसे के आधार पर भी जो हमें देखने को मिलता है अलग अलग क्षेत्र। और फिर चौथा हमारा मानक है कृषि से, पहले मैं लिख देता हूं इसको, कृषि से
भिन्न क्रियाकलापों कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत यानी ये देखा जाता है। आपको पता है कि भाई जो भी शहरी क्षेत्र होता है वहां पर कृषि गतिविधि बहुत कम होती है। कृषि गतिविधि वहां पर होनी भी नहीं चाहिए अगर वो क्षेत्र है तो कृषि गतिविधि के प्रतिशत देखा जाता है कि भाई टोटल यहाँ पर कितनी आर्थिक क्रिया, मतलब 100% मान लेते भाई आर्थिक क्रिया यहाँ पर हो रही है। इसमें से जो है 20% कृषि गतिविधियां हो रही हैं और 80% हमारी गैर कृषि गतिविधियां हो रही हैं। गैर कृषि में आ जाएंगे सेवा क्षेत्र आ जाएगा और हमें बात करूँ उद्योग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कि भाई कृषि से भिन्न वहां पर जो है अन्य और कितने प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं और उन सभी का कितना प्रतिशत है उस क्षेत्र के क्रियाकलापों में। तो ये जो है प्रतिशत के आधार पर जो हम संक्रमणशील क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र अलग अलग देखते हैं। और पांचवा हमारा जो कारण होता है वो कारण कौन सा है? पांचवा कारण हमारा है अन्य जो भी आर्थिक महत्व है, अन्य आर्थिक महत्व अन्य जो भी आर्थिक महत्व है एवं शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, अगर कोई इसका अन्य आर्थिक महत्व है तो भी जो है इसमें गिना जाता है। ये हम अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग हो सकता है। हमें जो है इन 4 मानकों के आधार पर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा संक्रमणशील क्षेत्र होगा, कौन सा लघुतर नगरीय क्षेत्र होगा और कौन सा हमारा जो है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रमणशील क्षेत्र की। अगर उस किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 है या अधिक, 10,000 या अधिक, तो सबसे पहले उस क्षेत्र की हम जनसंख्या को देखेंगे। अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 या फिर अधिक है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर या अधिक। अगर उसका जो है जनघनत्व है 200 या फिर अधिक है। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे कि भाई हमें जो है एक व्यक्ति से वहां पर 10 रुपए क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं या फिर जो है अधिक। ठीक है, औसत को हम देखेंगे प्रति व्यक्ति हमें जो इतना राजस्व प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। और फिर मैं बात करूं कृषि से भिन्न क्रियाकलाप, तो हम देखेंगे 10% या फिर अधिक। अगर ऐसा कोई क्षेत्र है, अगर इन चारों विशेषताओं को फुलफिल करता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, मुझे बताओ। तो फिर क्या कहेंगे? तो फिर हम उसको कहेंगे हमारा संक्रमणशील क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रमणशील क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको कि भाई अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 या फिर अधिक है, अगर वहां पर जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक है, या फिर उस जो है उस क्षेत्र से हमें जो 10 रुपए प्रति व्यक्ति मिल रहा है प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति के स्रोत में, या फिर अधिक मिल रहा है, और या फिर जो है उसमें कृषि से भिन्न जो क्रियाकलाप है उनमें नियोजन का जो प्रतिशत है वो 10% या फिर अधिक है, यानी वहां पर जो है 10% से अधिक जो है 10% या फिर 10% से अधिक जो है वहां पर गैर कृषि गतिविधियां हो रही हैं, तो फिर हम उस क्षेत्र को क्या घोषित कर देंगे? संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर देंगे। यानी ये पूरा गांव भी नहीं है और पूरा ये शहर भी नहीं है। तभी तो आप देख रहे हैं ना 10% बहुत कम होता है। 10% मान लीजिए भाई अब कोई गांव है, वहां पर लोग रह रहे हैं, कई सारे रह रहे हैं, और वहां पर जो है छोटे मोटे बड़े उद्योग हैं। मान लीजिए किसी कारण से वहां पर जो है अस्पताल बन गया हो, ठीक है, कोई अस्पताल बन गया हो, या फिर जो एक मान लीजिए कोई छोटा मोटा उद्योग हो गया वहां पर चालू, तो वो उनका प्रतिशत हो जाएगा 10% या फिर अधिक। ठीक है, 10% या फिर अधिक हो जाएगा। तो यानी पूरा गांव भी नहीं है और पूरे शहर में भी नहीं आ रहा, एक जो संक्रमण वाला एरिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? संक्रमणशील क्षेत्र कहेंगे। और इसका अच्छा उदाहरण बताऊं, मेरे जो मेरी तहसील है, खिंवसर तहसील है मेरी, ठीक है,
यहाँ पर मैं उदाहरण देता हूँ, खिंवसर तहसील। खिंवसर जो तहसील है हमारी, ये नहीं तो अभी एक तरीके से मैं बात करूँ, अभी है तो गांव ही, यहाँ पर जो है सरपंच वगैरह चुना जाता है, लेकिन उसमें गुण सारे शहर के हैं। यानी यहाँ पर जो है गतिविधियां, यहाँ पर कृषि गतिविधियां भी होती हैं। मेरी जो है मेरे रिश्तेदार वहाँ पर रहते खिंवसर, उनकी जमीन है, वो खेती वगैरह करते हैं, लेकिन उनकी शॉप भी है, बहुत यहाँ पर बड़ा मार्केट है वहाँ पर, ठीक है। फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है, आए दिन बहुत फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है, हर फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ हॉलीडे फिल्म अक्षय कुमार की, वो भी यहीं पर शूटिंग हुई थी। सलमान खान की, सैफ अली खान की, ये अभी भी शूटिंग करके गए। तो यहाँ पर जो है खिंवसर में भी बहुत सारी जो शूटिंग होती है। और खिंवसर का और भी महत्व है, यहाँ पर जो है मार्केट भी है, यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल जो है ओपन हो गए, यहाँ पर जो है कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर जो एक तरीके से बात करूँ, और भी अन्य जो है स्थल हमें देखने को मिलता है, होटलें हैं यहाँ पर, यानी कई प्रकार के जो है गैर कृषि गतिविधियां देखने को मिलती है। लेकिन अभी जो है इसको क्या घोषित नहीं कर रखा है, नगर पालिका बोर्ड घोषित नहीं कर रखा। अभी हम देखेंगे संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड घोषित की जाएगी। अगर खिंवसर को, यानी खिंवसर संक्रमणशील क्षेत्र, अगर इसको भविष्य में अगर कुछ घोषित किया जाए तो क्या घोषित किया जाएगा, नगर पालिका बोर्ड घोषित किया जाएगा। और वो अभी मैं बताता हूं क्यों घोषित किया जाएगा, ठीक है। देखिए वापस आते हैं हम। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि भाई अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 या फिर अधिक है, अगर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर अधिक वहाँ पर रह रहे हैं, या फिर उसमें जो है 10 रुपये हमें एक व्यक्ति से प्राप्त हो रहा है, या फिर अधिक प्राप्त हो रहा है, और 10% या फिर अधिक जो है वहाँ पर अन्य गैर कृषि गतिविधियाँ होती हैं, तो फिर उस क्षेत्र को हम संक्रमणशील क्षेत्र कहेंगे। अगला हमारा जो क्षेत्र है लघुतर नगरीय क्षेत्र। अगर कोई क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 1 लाख या अधिक, 1 लाख या फिर अधिक, लेकिन 5 लाख से कम, तो आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए, मेरे हिसाब से शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि जो है हमारे पास जगह बहुत कम है। हाँ, आप इसको लिख लीजिए 1 लाख प्लस तथा 5 लाख, 5 लाख तक, इस प्रकार लिख लीजिए। 1 लाख या फिर 1 लाख से अधिक होगी, 1 लाख से अधिक, लेकिन 5 लाख से कम होगी उस क्षेत्र की जनसंख्या। जैसे ही 5 लाख होगी वैसे ही वो वृत्त नगरीय क्षेत्र में आ जाएगी, मतलब 5 लाख से कम होगी, 4,99,999 तक। इतनी जो है यहाँ पर जो है अगर जनसंख्या उस एरिया की, और उसका जो है जनघनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है या फिर अधिक है, या फिर प्लस लिख लेता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ राजस्व प्राप्ति, या तो एक व्यक्ति से हमें कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 200 रुपये जो है प्रति व्यक्ति प्राप्त हो रहा है, या फिर अधिक प्राप्त हो रहा है। ये औसत है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से 200 ही प्राप्त होगा, नहीं, औसत है। कोई ज़्यादा भी देता है राजस्व प्राप्ति में, कोई जो है कम देता है, ठीक है। 200 रुपये प्रति व्यक्ति या फिर अधिक। और फिर यहाँ पर बात करूँ अन्य जो गैर कृषि गतिविधियाँ होती हैं उनका जो है कितना प्रतिशत है, उनका प्रतिशत अगर 25% या फिर अधिक है, तो फिर उस क्षेत्र को हम क्या घोषित करेंगे, लघुतर नगरीय क्षेत्र घोषित करेंगे। उस क्षेत्र को हम क्या घोषित करेंगे, उस क्षेत्र को हम लघुतर नगरीय क्षेत्र घोषित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नगर पालिका इस बोर्ड की स्थापना किस क्षेत्र में की जाएगी, नगर निगम की किस में स्थापना की जाएगी। पहले आप क्षेत्रों को देखें, फिर हमारा क्षेत्र आता है वृत्तर नगरीय क्षेत्र। इसकी मैं अगर बात करूं तो जनसंख्या होगी 5 लाख या फिर अधिक, ठीक है। और जो जनघनत्व हमारा होगा वो कितना होगा, 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और या अधिक। एक मिनट, क्या हो गया, या अधिक। और जो राजस्व प्राप्ति है वो हमें प्रति व्यक्ति कितनी प्राप्त होगी, वो हमें जो है 500 रुपये प्रति व्यक्ति या फिर अधिक, प्लस लिख लेते हैं। और जो अन्य जो गतिविधियां हैं, कृषि से भिन्न गतिविधियां, उनका प्रतिशत कितना होना चाहिए, 50% या फिर अधिक। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई या नहीं है। अब देखो गुरुजी, अब यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे थे नगर पालिका के लिए, आप कब से नगर पालिका कर रहे थे, अभी जब से आपने क्षेत्र स्टार्ट किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ नगर पालिका, थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ,
थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो कि भाई संक्रमणशील क्षेत्र, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 10,000 या फिर अधिक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर अधिक रह रहे हैं, 10 रुपए या फिर अधिक प्राप्त हो रहे हैं और 10% से अधिक जो है नियोजन है अन्य गतिविधियों का, गैर कृषि गतिविधियों का, तो फिर उस क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र कहेंगे। और ऐसे क्षेत्र में हम क्या किसकी स्थापना करेंगे, राजस्थान में जो है इसको हम क्या कहेंगे, नगर पालिका बोर्ड की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो नगर पालिका बोर्ड किस क्षेत्र में करेंगे स्थापित, तो संक्रमणशील क्षेत्र में करेंगे। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ लघुतर नगरीय क्षेत्र की। लघुतर नगरीय क्षेत्र में हम किसकी स्थापना करेंगे, नगर निगम की स्थापना करेंगे, सॉरी नगर परिषद की स्थापना करेंगे, नगर परिषद की स्थापना करेंगे। और वरीयतर नगरीय क्षेत्र में हम किसकी स्थापना करेंगे, नगर निगम की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे, नगर निगम की स्थापना करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं, यानी नगर निगम का मतलब क्या होगा कि भाई वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये क्राइटेरिया है, मतलब उसने ये फुलफिल क्या करेगा क्राइटेरिया, और उसको वृत्त नगरीय क्षेत्र था, तब जो है हमने उसको क्या घोषित किया, नगर निगम घोषित किया। नगर परिषद यानी कोई ऐसा लघुतर नगरीय क्षेत्र था जिसका ये क्राइटेरिया था, उसमें हमने नगर परिषद की स्थापना की। और जो संक्रमणशील क्षेत्र है और उसको जो है अगर ऐसा उसने जो है फुलफिल किया ये सभी मानक पूरक के, उसमें हम क्या घोषित करेंगे, नगर पालिका बोर्ड घोषित करेंगे। तो ये बात बताओ मुझे, आपको समझ में आई या नहीं आई। एकदम इजी बात है मेरे हिसाब से, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बताओ मुझे आपको समझ में आई होगी इतनी बात, या रिपीट करूं मैं या आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, ये एकदम इजी बात है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अब हम जो है उससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो है बताता हूँ कि भाई कुछ मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ हमारे जो है इस नगर पालिका अधिनियम की। भाई हमें जो है इसमें क्या कुछ पढ़ना है, आपने जो है, मैं बात करूँ, आपने जो है सिलेबस को जान लिया होगा एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, आपने जो है सिलेबस को जान लिया होगा और सिलेबस में आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं वो भी आपको पता होंगे। तो हम शुरुआत कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम पढ़ ही लेते हैं, आज क्लास में आए तो। राजस्थान नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। सबसे पहले तो आप खुद बताओगे इसमें कितनी जो है, इसमें जो है ये कब प्रकाशित हुआ, सॉरी गजट में जो है कब प्रकाशित हुआ। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, गजट में प्रकाशित कब हुआ, कमेंट में लिख करके बताइए कब हुआ इसकी स्थापना, सॉरी कब जो है इसको प्रकाशित किया गया गजट में। गजट मतलब राजपत्र, जब भी जो है सरकार कुछ नया करती है, जो भी सरकारी होता है, किसी हमें स्थापना करनी हो, ठीक है, या फिर कोई अधिनियम वगैरह बनाना, तो उनको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो बताइए मुझे। यस, आपका सही आंसर आ रहा है, 11 सितंबर 2009 को जो है इसे गजट में प्रकाशित किया गया था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसको तो गजट में प्रकाशित कर दिया, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में लागू कब हुआ, संपूर्ण राजस्थान में। यहां पर जो है छावनी क्षेत्र को छोड़ दीजिए। अब आप में से कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि छावनी क्षेत्र को क्यों छोड़ रहे हैं आप, तो भाई छावनी क्षेत्र हमारे राजस्थान में कौन है, अभी जो है नगर हमारे कौन, नसीराबाद ही है केवल। तो छावनी जो क्षेत्र होते हैं वो हमारे सैन्य नियंत्रण में आते हैं, और ये अभी मैं बात करूँ तो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं, यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। ठीक है, तो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर यहाँ पर जो भी उपबंध वगैरह हैं वो केंद्र सरकार के लागू होंगे छावनी क्षेत्र में। तो संपूर्ण राजस्थान में लागू। और इसकी अगर मैं बात करूं ये कब लागू हुआ था, तो आप ये बताओगे मुझे कब लागू हुआ हमारा। आप में से सही जवाब दे रहे हैं 15 सितंबर 2009 को, यानी 4 दिन बाद जो है हमारा 11 सितंबर 2009 को प्रकाशित हुआ, और 15 सितंबर 2009 को जो है हमारे संपूर्ण राजस्थान में क्या हुआ, लागू हुआ। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय है, तो इसमें हमारे कितने अध्याय हैं, टोटल हमारे 17 अध्याय हैं। और इसमें जो है कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, 344 धाराएं हैं। और अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियां
तो कितनी अनुसूचियां? 6 अनुसूचियां। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अध्याय कितने, धाराएं कितनी और अनुसूचियां कितनी है। और हमें जो है अध्याय कौन से पढ़ने हैं? हमें जो अध्याय पढ़ने हैं अध्याय 2, 3, 4, 5 ऐसे जो हमें कई सारे 8-9 अध्याय हमें पढ़ने हैं, 9 अध्याय पढ़ने हैं। ठीक है, वो आपको सिलेबस में आपको लिखाने कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सिलेबस होगा तो देख लेना कि हमारे जो है कितने हमें अध्याय पढ़ने हैं। लेकिन अधिनियम को शुरुआत करने से पहले, हालांकि जो है आपके, मैं बात करूं आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में हमारे अध्याय जो है फर्स्ट नहीं है। कौन सा अध्याय नहीं है? अध्याय जो है फर्स्ट हमारा शामिल नहीं किया गया। लेकिन अध्याय फर्स्ट के बिना हमारा ये अधिनियम आप पढ़ ही नहीं सकते हो। अब अध्याय फर्स्ट में तो ये बताया गया है कि भाई जो हमारा ये जो अधिनियम है कब लागू हुआ था, कब जो है इसका प्रसार प्रारंभ है। ठीक है, और उसकी जो दूसरी धारा में ये बताया गया है परिभाषाओं के बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या परिभाषाओं के बिना अधिनियम को पढ़ा जा सकता है? अगर वहां पर कोई ऐसा शब्द आता है, वो आपको शब्द नहीं पता और आपने गूगल कर लिया, लेकिन आप उस अधिनियम में अलग अलग इस शब्द का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर जो है अलग अर्थ होगा। तो जो भी जो है शब्दों के अर्थ यहाँ पर अध्याय 2 में हमें जो हमारा अध्याय फर्स्ट है उसकी धारा 2 में बताया गया। तो क्या हमें सारी परिभाषा याद करनी है क्या? मुझे एक बात बताओ, आपके सिलेबस में कितने अध्यायों को शामिल किया गया है? लगभग 9 अध्यायों को शामिल किया गया है गुरुजी। तो मुझे एक बात बताओ, आप जो है क्या 8 अध्याय जो अन्य हैं उनको पढ़ोगे? नहीं पढ़ूंगा। तो 8 अध्यायों में जो भी शब्द आएंगे उनकी भी तो परिभाषा हमारे अध्याय फर्स्ट में शामिल है, उनकी भी तो परिभाषा धारा 2 में शामिल है। तो क्या बताओ मुझे, क्या धारा 2 को पढ़ना जरूरी है क्या? और जहां से भी आप पढ़ रहे हो या आपको कोई पढ़ा रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि हमें जो है ऐसे ही शब्दों को देखना होगा जो हमारे 9 अध्यायों में है, यानी जो हमारे सिलेबस में अध्याय है उनमें अगर जो जिनकी हमें परिभाषा देखनी है वो हम देखेंगे। लेकिन परिभाषा को पढ़ाना ये सबसे बड़ा, एक तरीके से बात करूं, बेवकूफी का काम है। मुझे आप एक बात बताओ कि भाई जब हम हिंदी में कोई वाक्य पढ़ते हैं, कोई शब्द देखते हैं, तो फिर उस शब्द का हम बिना वाक्य में उसका यूज किए हम थोड़ी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम जो है अध्याय पढ़ेंगे, जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे मैं आपको क्या कराऊंगा, उन शब्दों के जो है अर्थ आपको मैं बताता हुआ चलूंगा परिभाषा के रूप में। वैसे अर्थ तो आपको नहीं जरूर है, क्योंकि मैं आपको मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, सारा एकदम आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि भाई कोई इसके लिए किताब बन गया। हालांकि अभी मार्केट में किताब नहीं है, लेकिन जल्दी हम लॉन्च भी कर देंगे। तो इस प्रकार आपको पढ़ना होगा। तो मेरे हिसाब से आप जो है उन परिभाषाओं में अपना जो है टाइम मत बर्बाद करना। अब मैं आपको जो अभी शब्द समझा रहा हूँ वो आप अभी जो है शब्द याद करना है। भाई मैं आगे जो ये शब्द यूज करूंगा वो मैं किसके लिए यूज करूंगा, क्योंकि अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं नगर पालिका अधिनियम की। देखिए आगे जो है मैं एक शब्द बोलूंगा, नगर पालिका। आपको पता है कि भाई हमारी जो नगर पालिका में हमें जो है त्रिस्तरीय संरचना देखने को मिलती है, यानी इसमें हम बात करें तो नगर पालिका बोर्ड देखने को मिलता है। संरचना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें जो है तीन, एक तरीके से बात करूँ, 3 निकाय हमें देखने को मिलते हैं। नगर पालिका बोर्ड देखने को मिलता है, नगर परिषद देखने को मिलते हैं और नगर निगम देखने को मिलते हैं। ये राजस्थान में इनको कहते हैं नगर पालिका बोर्ड, अन्य राज्यों में इनको अलग अलग भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, तो इन तीनों को जो है मित्रों संबोधित करके क्या कहा जाता है, इनको एक नाम से जाना जाता है और ये नाम है हमारा नगर पालिका। ठीक है, तो जब भी जो है नगर पालिका अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये हुआ नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों के लिए जो है ये उपबंध करता है। फिर मैं जो है आगे एक जो है शब्द और यूज करूंगा जो हमारा होगा अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष अब कौन होगा, किसका अध्यक्ष होगा? तो अध्यक्ष किसका होगा? अध्यक्ष इन्हीं का होगा, नगर पालिका बोर्ड का होगा। और एक मैं आपको बात बताता हूं, जब भी मैं नगर पालिका बोर्ड को शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं NPB लिखूंगा। ठीक है, नगर पालिका बोर्ड। और नगर परिषद को मैं जो है NP लिखूंगा केवल, और नगर निगम को मैं NN लिखूंगा। ठीक है, आपको समझ जाना है। अब यहाँ पर देखिए इन जो है इनमें अपने अपने अध्यक्ष होते हैं। इनका जो है जैसे कि नगर पालिका बोर्ड तो यहाँ पर बोर्ड होगा, नगर परिषद तो यहाँ पर परिषद होगी, और नगर निगम तो नगर निगम हमारा निगम होगा। और ये जो निगम बोर्ड परिषद ये किससे बनेंगे, ये सदस्यों से मिलकर के बनेंगे। सदस्य, अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये जो है यानी नगर पालिका जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष होगा। तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, मुझे एक बात बताओ। नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं गुरुजी? नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को तो मैंने सुना है कि अध्यक्ष ही कहते हैं, उनको कोई दूसरा नाम मिला नहीं था
तो इसने कह दिया कि भाई नगर पालिका बोर्ड को हम अध्यक्ष ही कहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, पर ये जो हमारी नगर परिषद है उसके अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? तो गुरुजी नगर परिषद के अध्यक्ष का नाम में सभापति मिलता है, ठीक है, सभापति जी हम कहेंगे उनको। नगर निगम के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं गुरुजी? तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे, तो हम जो है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहेंगे? तो नगर निगम के अध्यक्ष को हम क्या कहेंगे? नगर निगम के अध्यक्ष को हम कहेंगे हमारा मेयर या फिर महापौर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? महापौर, और इंग्लिश में हम जो है मेयर, ज़्यादातर जो है मेयर ही कहते हैं इनको, ठीक है। इंग्लिश शब्द जैसे कि स्कूल, विद्यालय कम ही कहते हैं, स्कूल ही कहते हैं, तो इसी प्रकार इनको मेयर ही कहते हैं। महापौर थोड़ा सा एकदम बाहुबली वाला नाम है, महापौर पधार रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं मेयर आ रहा भाई, तो ये ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम जब भी मैं नगर पालिका का अध्यक्ष कहूंगा तो इन तीनों को मैं संबोधित करके कहूंगा, अध्यक्ष, सभापति, महापौर को मैं संबोधित करके कहूंगा। फिर मैं जो है आगे कहूंगा शब्द एक उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसके लिए कहूंगा? तो बस वही हमारे इनके लिए कहूंगा, यानी नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, इनके जो उपाध्यक्ष हैं, इनमें उपाध्यक्ष की पोस्ट होती है। उपाध्यक्ष इसलिए बनाया जाता कि भाई अगर अध्यक्ष किसी न किसी वजह से अपने पद पर नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उपाध्यक्ष को जो है उसका कार्यभार सौंप दिया जाए, तो वहाँ पर उपाध्यक्ष होता है। तो नगर पालिका बोर्ड के उपाध्यक्ष को मैंने बताया कि भाई अध्यक्ष का नाम नहीं मिला तो उपाध्यक्ष का भी नाम नहीं मिलेगा, सीधा उन्होंने उपाध्यक्ष ही कह दिया। और नगर परिषद के उपाध्यक्ष को हम कहते हैं उप सभापति, ठीक है। और हमारे जो नगर निगम है उसके हम उपाध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? उप महापौर या डिप्टी मेयर, उप महापौर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको बात बताऊं, एक मैं शब्द यूज करूंगा जो आप बनने जा रहे हैं। कई लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि सर जी ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी हम कहते किसको है? आगे कई मामलों में प्राधिकृत अधिकारी आता है, सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी आता है, प्रशासनिक अधिकारी आता है, अधिशासी अधिकारी आता है, आयुक्त आता है नगर निगम में। तो ये सभी हमारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इंग्लिश में जो है मैं इसके लिए शब्द यूज करूंगा CMO, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर, ठीक है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब मैंने आपको बात बताई कि भाई इनको जो है अलग अलग नगर पालिका बोर्ड में, नगर परिषद में, नगर निगम में अलग अलग इनको नामों से जाना जाता है। तो नगर पालिका बोर्ड में इसको किस नाम जाना जाएगा, नगर निगम में, नगर परिषद में इसको किस नाम से, और नगर निगम में किस नाम से। तो नगर पालिका बोर्ड में जो है इसको जाना जाता है हमारा अधिशासी अधिकारी। मतलब एक बात है कि अगर आप जो है अधिशासी अधिकारी बन जाते हो, आप जो है अच्छी मेहनत करते हो और आपको जो है सिलेक्शन, आपको सफलता मिल जाती है, तो फिर आप अधिशासी अधिकारी बनोगे, ठीक है। अधिशासी अधिकारी बनोगे मतलब सीधी सी बात यह है कि आप जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनोगे, आप सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी बनोगे। नगर परिषद में जो है आयुक्त होता है सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर निगम के जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हम पहले कहते थे CEO कहते थे, अब जो है इसको आयुक्त कहा जाता है। पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते थे, अब जो है इसको आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और नगर निगम में जो है आपको पता है कि भाई नगर निगम की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है, जैसे कि जयपुर हो गया, कोटा, हमारे जो है जोधपुर है, बड़े बड़े शहर हैं। तो यहाँ पर जो है केवल आयुक्त तो इसको नहीं संभाल पाएगा, तो हमें एक अन्य पोस्ट भी देखने को मिलती है उपायुक्त की। ये उपायुक्त आपको नगर निगम में नहीं देखने को मिलेगा, नगर परिषद में नहीं देखने को मिलेगा और नगर पालिका बोर्ड में नहीं देखने को मिलेगा। उपायुक्त केवल हमारा नगर निगम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे आप बात बताओ, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब आपको समझ में आ गई होगी इतनी बातें, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। हम जो है पढ़ने जा रहे हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 को एकदम विस्तृत तरीके से। सबसे पहले हम जो है धारा 1 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 1 में क्या लिखा हुआ है? तो धारा 1 में बस कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल इस अधिनियम का मैं बात करूं नाम लिखा हुआ है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा।
धारा फर्स्ट और धारा 344। मुझे एक बात बताओ, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो एक से शुरुआत करते हैं और एंड करते हैं, तो जो लास्ट वाली संख्या होती है उस पर एंड करते हैं। तो धारा हमारी लास्ट कौन सी है? धारा 344। तो उस पर हम एंड करेंगे। किसका एंड करेंगे? उस नगर पालिका अधिनियम 1959 का। मतलब धारा 344 में निरसन देखने को मिलेगा कि भाई हमने जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 को निरस्त करके ये हमने नया अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम का हमें नाम वगैरह कहाँ पर मिल रहा है? धारा फर्स्ट में मिल रहा है। तो संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारंभ, ठीक है, एवं प्रारंभ, ये हमारी जो है धारा फर्स्ट है। और इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं कि भाई इसका संक्षिप्त नाम क्या है, सीधा आप लिख लीजिए संक्षिप्त नाम क्या है इसका। प्रसार लिखिए, फिर यहां पर प्रारंभ लिखिए। अब इसके आगे आप लिखिए संक्षिप्त नाम इसका है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। प्रसार मतलब कहाँ कहाँ पर ये लागू है? तो ये हमारा संपूर्ण राजस्थान में, केवल आप छावनी क्षेत्र को छोड़ दीजिए, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू। प्रारंभ कब हुआ इसका? तो प्रारंभ हमारा हुआ इसका 15 सितंबर 2009 से, 15 सितंबर 2009 से। ये बातें आपको जो है धारा फर्स्ट में यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं धारा 2 की। अगर मैं बात करूं धारा 2 में, तो धारा 2 में जो है परिभाषाएं बताई गई हैं। तो क्या गुरुजी हमें इन सभी परिभाषाओं को पढ़ना है क्या? भाई इतना बेवकूफ़ आपको नहीं बनना है, ठीक है, कि भाई आप कुछ भी पढ़ने लग जाओ। नहीं, जो मैं कहता हूँ वो पढ़ना है। परिभाषा आपको यहाँ पर क्या करनी होगी? स्किप करनी होगी। अब यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण हमारा जो अध्याय जो हमारे सिलेबस में है, वो हमारा अध्याय कौन सा है? वो हमारा अध्याय है अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरा। और अध्याय 2 में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। चलिए हम थोड़ा सा इसका जानकारी लेते हैं कि इस अध्याय 2 में हमारा क्या है। तो देखिए कि मैंने आपको ये बात बताई कि भाई हमारे जो हैं राजस्थान में जो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम की स्थापना जो की जाती है, इनका जो गठन किया जाता है, वो क्रमशः संक्रमणशील क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र और वरीयतर नगरीय क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो इनका किया जाता है, इनकी स्थापना की जाती है नगर पालिकाओं की। अब आपको पता है कि कोई भी जो स्थानीय निकाय है, जैसे कि गांव है, कोई शहर है, कोई जो है नगर पालिका बोर्ड है, कोई हमारी जिला परिषद है, कोई जिला है, कोई हमारे जो राजस्थान राज्य हैं, कोई भी राज्य हैं, इन सभी की अपनी एक सीमा होती है। तो इनकी जो सीमा होती हैं, अब इस सीमा का समय समय पर निर्धारण वगैरह किया जाएगा, परिसीमन इनका किया जाएगा। परिसीमन मतलब जो है सीमा निर्धारण जो है समय समय पर चेंजेस भी लाए जाते हैं। जब भी जो है किसी नगर पालिका को किसी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए तब भी जो सीमा में चेंज होता है। यानी ये जो नगर पालिका है, भाई नगर पालिका की जो भी भौतिक में जो भी आता है कि भाई उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसकी जो है सीमा के बारे में, ठीक है, और उसकी स्थापना किस प्रकार की गई है, वहाँ पर जो है सदस्य किस प्रकार आएंगे, वहाँ पर जो है वार्ड किस प्रकार बनाए जाएंगे, नगर पालिका के स्थान जो है किस प्रकार निर्धारित होंगे, वहाँ पर चुनाव किस प्रकार होंगे, यानी नगर पालिकाओं का इसमें गठन किस प्रकार होगा, और नगर पालिका को एक तरीके से नगर पालिका के शासन को चलाने के लिए क्या हमें सिस्टम चाहिए, सदस्य वगैरह चाहिए, इनका निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये किस प्रकार कार्य करेंगे। तो ये सभी जानकारी हमें अध्याय 2 में देखने को मिलती है।
अध्याय 2 में हमें देखने को मिलती हैं। आपको इतनी बात यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई कि अध्याय 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा? नगर पालिकाओं का गठन करेंगे और फिर हम नगर पालिका में शासन करेंगे, और इसके लिए जो भी उपबंध है वो हमारे अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या गुरुजी आपको धारावाहिज पढ़ाना आप धारावाहिज पढ़ाएंगे या फिर जो है हमें धारा नहीं याद करनी? देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जैसे हमारे भारतीय संविधान में होता है, आप ऐसा नहीं होता है वहां पर केवल जो थ्योरी वगैरह होते हैं, जो भी वहां पर लिखा होता है वो याद करते नहीं, आप अनुच्छेद के संदर्भ में भी याद करते हैं कि भाई राष्ट्रपति की योग्यता इसमें है, इसमें जो है ये उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, ये इस अनुच्छेद में। तो आप मुझे बात बताओ, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद रखते हो कि नहीं रखते हो? आप रखते हो ना याद? तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ धाराएं जो मैं आपको बताता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो आपको विशेषकर याद रखनी होगी। जैसे कि नगर पालिका का गठन, मतलब इसके गठन से संबंधित जो भी इसका परिसीमन होगा, जो भी इसकी स्थापना की जाएगी, वो तो धारा ऑब्वियसली आपको याद रखनी होगी। ठीक है, विशेषकर आपको याद रखनी होगी क्योंकि वही एग्जाम में आएगी। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई धारा वाइज तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी धारा, हमें धारा का नाम याद रखना है, उस धारा में क्या, यानी ये प्रावधान किस धारा में, वो हमें किस धारा के लिए याद रखना है, वो मैं आपको अलग से बताता हुआ चलूंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप धारा वाइज या रटने बैठ जाओ, ये धारा ये है, ये धारा ये है। आप कभी अनुच्छेद कैसे पढ़ते हो, अनुच्छेद 1 में ये, अनुच्छेद 2 में ये, नहीं, आप जो है उसको जो है एक तरीके से मैं बात करूं कंसेप्ट वाइज पढ़ते हो। ठीक है, आप जो है एक टॉपिक बना कर पढ़ते हो, भाई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति में ये प्रावधान आते हैं, तो इसी प्रकार यहीं पर हमारा जो है अधिनियम में भी यही होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं देखो आगे बढ़ता हूँ। आज हम जो है देखिए शुरुआत करते हैं अध्याय 2 की। मेरे हिसाब से जो हम इसको कल करेंगे। ठीक है, आज जो है काफ़ी समय हो गया, आपको जो है ये बेस आपको पता चल गया होगा किस प्रकार जो अधिनियम आया है हमारा, किस प्रकार जो हमें इसको पढ़ना होगा और क्या हमारी जो है रणनीति रहेगी। ठीक है, आगे तो आप जो है हमेशा जुड़ जाना 7 बजे, और आप जो है क्लास का आनंद लेना, और जो भी डाउट वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो आपको जो है ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, देखो ये जो नंबर है हमारा 77 42 47 11 80, इस पर आप जो है क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर देना और आपको जो है हम पेड कोर्स दे देंगे। अगर आपको और भी जो है हमसे सीधा जुड़ाव चाहिए, आप जो है डाउट आप हमें फ़ोन करके आप पूछना चाहते हो, या फिर एक तरीके से होती है जो ऑफलाइन में जिस प्रकार तैयारी कराई जाती है वैसी अगर आप तैयारी का आनंद लेना चाहते हो तो भी आप जो हमारे पेड कोर्स में ले सकते हो। अदरवाइज जो है यूट्यूब पर भी क्लासें होती रहेगी। ठीक है, हम क्लासें आगे बंद नहीं करेंगे। और मेरे बारे में ये काफ़ी धारणा बन चुकी है दादू क्लासेज के बारे में कि सर आप तो आधा अधूरा पढ़ाते हो और फिर आप हमें जो है बीच नया में छोड़ करके चले जाते हो। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब की बार ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको जो है एकदम शानदार तरीके से पूरा अधिनियम पढ़ेंगे, नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।